देखिए, अभी हम आपको जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लिए तो आपका पूरा जीव विज्ञान का ये जो जनरल एक्सरसाइज है इसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। क्योंकि यदि आप इस वीडियो को देख लें तो आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें पहला प्रश्न है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है। देखिए, पुष्पी पौधे अर्थात वैसा पौधा जिसमें कि फूल होता है, तो पता है जनन फूलों के द्वारा ही होता है। तो कहने का तात्पर्य, जैसे प्रश्न था पुष्पी पादपों में, पुष्पी पादपों, पादप बोला पौधे को, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। किसके द्वारा? पुष्पों के द्वारा, जिसको कि हम फूल कहते हैं। फूलों के द्वारा पेड़ पौधे में जनन होता है। आगे देखिए, आगे प्रश्न है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। यानी कि मानव में तो दोनों आ जाता है, नर और नारी, लेकिन यहाँ पर प्रश्न है मानव मादा यानी कि स्त्री के जनन तंत्र का भाग नहीं है, स्त्री का भाग नहीं होना चाहिए। अंडाशय के बारे में चर्चा करें तो ये स्त्री में पाए जाते हैं, और गर्भाशय भी स्त्री में पाए जाते हैं, डिंब वाहिनी ये भी स्त्री में पाए जाते हैं, लेकिन यह जो है शुक्र वाहिका यह पाया जाता है पुरुष में। यही शुक्र वाहिका शुक्राणु का परिवहन करता है। आगे देखिए, आगे प्रश्न है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? एकलिंगी उसे कहते हैं जिसमें केवल एक लिंग हो, और द्विलिंगी उसे कहते हैं जिसमें दोनों लिंग हो। बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें दोनों लिंग होते हैं। जैसे आप ले लीजिए अरहुल का फूल, अरहुल का फूल का जो पौधा होता है यह द्विलिंगी होता है, इसमें दोनों लिंग होते हैं, नर भी और नारी, अर्थात नर और मादा दोनों होते हैं। जबकि यहाँ पर जैसे प्रश्न निम्नलिखित में कौन एकलिंगी का उदाहरण है आते हैं। एकलिंगी के बारे में चर्चा करें तो एकलिंगी के अंतर्गत आ जाएगा पपीता। आप लोग देखे होंगे कई जगह पर, एक वह होता है जिसमें खूब पपीता फरता है और एक में फूल वाला पपीता होता है, छोटा छोटा। तो फूल पपीता एक तरह से मादा नर भाग हो गया, और जिसमें कि बड़ा बड़ा पपीता होता है वह होता है मादा भाग। फिर से सुने, जिसमें कि फूल वाला पपीता होता है वह होता है नर भाग, और जिसमें कि बड़ा बड़ा पपीता होता है वह होता है मादा भाग। तो प्रश्न था कि इसमें से कौन एकलिंगी है? एकलिंगी का उदाहरण पपीता है, जबकि सरसों द्विलिंगी है। सरसों जिसको कि हम लोग रैचा भी बोलते हैं, घरेलू भाषा में गोटो भी बोलते हैं। गुड़हल अर्थात गुल्लर आप लोग देखे होंगे, ये भी द्विलिंगी का उदाहरण है। मटर भी द्विलिंगी का उदाहरण है, और एकलिंगी का उदाहरण क्या है? पपीता है। आगे देखिए, आगे प्रश्न है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होते हैं? अर्थात यह कि मुकुलन द्वारा जो जनन होता है किसमें? तो याद रखिएगा, मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है ईस्ट में। किसमें? ईस्ट में। फिर आगे है, फूलों में नर प्रजनन अंग कौन सा है? फूलों में जो जनन होता है वह पुष्पों के द्वारा होता है, और पुष्प में यहां पर बोला गया फूलों में नर प्रजनन, नर भाग होना चाहिए। कौन सा है? यदि वर्तिका या वर्तिकाग्र या अंडप के बारे में चर्चा करें तो यह स्त्री भाग है। कौन सा भाग है? स्त्री भाग। और पुंकेसर जो है यह पुरुष भाग है, यानी कि नर भाग है। तो यदि आपसे पूछे कि फूलों में नर भाग कौन सा है तो कहिएगा पुंकेसर। यदि कभी लगे कि कैसे याद रखेंगे तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। पुरुष को ही हम नर कहते हैं, पुरुष को ही नर कहते हैं, और पुरुष से का अगला अक्षर होता है पू, और यहां पर देखिए पुंकेसर, यहीं से कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव में बहुखंडन होता है? इसका उत्तर होगा अमीबा। क्या होगा? अमीबा। अमीबों में द्विखंडन भी होता है और बहुखंडन भी होता है। आगे देखिए, आगे प्रश्न है, ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? ब्रायोफिल्म तो आप लोग जानते होंगे, जिसको कि पथलचूर घरेलू भस्म कहते हैं। पता है, इसके पत्ते को आप यदि चूर चार करके कहीं फेंक दिए, तोड़ करके फेंक दिए, तो उसमें एक नया पौधा बन जाता है, या उसमें एक नया पौधा का निर्माण हो जाता है। या फिर आप देखिएगा कहीं पर, यदि ब्रायोफिल्म का पौधा देखे होंगे तो इस तरह से नीचे जैसे लगा हुआ रहता है, ये पत्ता का जो निचला छोर रहता है उसी में बहुत सारा पत्ता नया नया पौधा आने लगता है।
तो यदि आपसे पूछे ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है तो कहिएगा पत्तियों में। किसमें? पत्तियों में। फिर आगे देखिए, आगे प्रश्न है मानव मादा में निषेचन होता है। मानव मादा में निषेचन होता है। निषेचन की क्रिया होता है फिलोपियन नलिकाओं में। किसमें? फिलोपियन की नलिकाओं में। निषेचन के बाद ही युग्मनज बनता है। आगे देखिए, आगे है तने द्वारा, आगे प्रश्न है तने द्वारा, नीचे भी है ऑप्शन, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? तनन के द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? आपको पता होगा पुदीना जो है तनन का रूपांतरण है, उसके बाद हल्दी भी तनन का रूपांतरण है, और इधर अदरक जिसको आदि बोलते हैं ये भी तनन का रूपांतरण है। इस तरह से इनमें से सभी हो जाएगा डी नंबर। आगे देखिए, आगे है खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन के द्वारा जनन होता है मेढक में। मेढक को आप नहीं देखे होंगे कि खंड खंड होकर के नया मेढक बन गया, नहीं। तो मेढक में खंडन द्वारा जनन नहीं होता है। कौवे जो होते हैं उसमें भी खंडन द्वारा जनन नहीं होता है। टिड्डा जो कि कीट पतंग के रूप में होते हैं उसमें भी खंडन द्वारा जनन नहीं होता है। तो होता है किसमें? सितारा मछली में। किस मछली में? सितारा मछली में। सितारा मछली वह मछली होता है जिसमें जनन होता है खंडन विधि द्वारा। अब आगे देखिए, आगे है कायिक प्रवर्धन संभव है। कायिक प्रवर्धन संभव है। देखिए, कायिक प्रवर्धन वह होता है जब कोई पौधे का भाग टूट टूट करके नए पौधे का निर्माण करने लगते हैं तो उसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन। और कायिक प्रवर्धन के द्वारा जनन, कायिक प्रवर्धन जो संभव होता है वह जड़ों के द्वारा भी हो जाता है, तनों के द्वारा भी, पत्तियों के द्वारा, इनमें से सभी आ जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। इसका कायिक प्रवर्धन होता है तनों में भी, जड़ में भी और पत्तियों में भी। फिर आगे देखिए, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है हाइड्रम। मुकुलन द्वारा जनन यदि आपसे कोई पूछे कि किसमें होता है तो कहिएगा हाइड्रम में, और एक ईस्ट में भी। हाइड्रा रहे या ईस्ट रहे मार दीजिएगा। फिर आगे देखिए, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अभी तो बताए थे किसमें? ईस्ट में या फिर हाइड्रोम में। फिर आगे है निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र है? मादा जनन तंत्र, मादा बोलते हैं स्त्री को। स्त्री में देखिए अंडाशय पाए जाते हैं, गर्भाशय पाए जाते हैं। नो प्रश्न और कुछ था, फिर से देखिए प्रश्न आगे है निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि स्त्री का भाग नहीं होना चाहिए। अंडाशय स्त्री में पाए जाते हैं, गर्भाशय भी स्त्री में पाए जाते हैं, और डिम्ब वाहिनी जो है ये भी स्त्री में पाया जाता है, लेकिन शुक्र वाहिनी स्त्री में नहीं पाए जाते हैं। और यह किस में पाया जाता है? पुरुष में। इस तरह से आंसर हो जाएगा सी। फिर आगे देखिए, शुक्र भाई का होगा इसका उत्तर। फिर आगे है परागकोश में होता है। देखिए परागकोश में होता है परागकण। आप लोग फूल देखे होंगे, फूल में छोटे 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 इस तरह से होता है परागकोश। उसको जैसे टच कीजिएगा ना आपको परागकण भेटाएगा, बहुत ना महीन महीन चीजें होता है। तो परागकोश में होता है परागकण। फिर आगे है एड्स रोग का प्रमुख कारण है। एड्स रोग जो होता है मुख्य रूप से जनन के कारण से होता है, और यहाँ ऑप्शन के अनुकूल होगा और असुरक्षित यौन संपर्क, इसका उत्तर हो जाएगा। असुरक्षित यौन संपर्क मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना सेफ्टी के साथ असुरक्षित पूर्वक जनन में भाग ले लेते हैं, उस कारण से हो जाता है एड्स रोग। फिर आगे है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? यदि आप पूछे तो इसका उत्तर होगा अंडाशय। अंडाशय ही आगे जाकर के फूल से फल बन जाता है। फिर आगे देखिए, आगे प्रश्न है लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन पता नहीं क्या होता है? जनन दो प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन।
लैंगिक जनन उसे कहते हैं जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। और अलैंगिक जनन उसे कहते हैं जिसमें एक व्यष्टि भाग लेते हैं, व्यष्टि मतलब कोई एक जीव का अंग। तो लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों होना चाहिए। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर एवं स्त्री जनन अंग दोनों। फिर आगे है, पुंकेसर पुष्प का कौन सा भाग है? देखिए, पुंकेसर हो या पुमंग हो या पुरुष, फूल का नर भाग है। कौन सा भाग है? नर भाग। याद रखिएगा, वर्तिका या वर्तिकाग्र पूछे तो वह स्त्री भाग हो जाएगा, लेकिन यदि आपसे पूछे पुमंग या पुंकेसर कौन सा भाग है तो कहिएगा नर भाग। फिर आगे है, आगे प्रश्न है, स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण है। देखिए, स्त्री में यौन आरंभ का लक्षण के बारे में चर्चा करें तो जैसे ही उसमें रजोधर्म, जिसको कि मानसिक चक्र कहते हैं, क्या बोलते हैं? मानसिक चक्र, वह शुरू हो जाता है। और मानसिक चक्र को ही इंग्लिश में शॉर्टकट में एमसी बोला जाता है। या जैसे ही होना प्रारंभ होते हैं तो समझ लीजिए कि वह यौन अवस्था में प्रारंभ या प्रवेश कर चुके हैं। तो इसका आंसर रजोधर्म का प्रारंभ होना होगा। फिर आगे है, मनुष्यों में नर जनन अंग निम्नलिखित में कौन है? यदि नर जनन अंग के बारे में चर्चा करें, नर जनन अंग के बारे में विरेचन भी है, विरेचन जिसको हम टेस्टिस बोलते हैं, शुक्रवाहिका है जिसमें कि शुक्राणु का वाहन होता है, मूत्र मार्ग भी है, और इनमें से सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। फिर आगे देखिए, आगे है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? देखिए, पुरुष में 2 टेस्टिस होते हैं। पुरुष में कितने टेस्टिस? 2 टेस्टिस। और स्त्री में भी 2 अंडाशय होते हैं। तो स्त्री में अंडाशय की संख्या 2 होता है। फिर आगे है, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? निषेचन की क्रिया क्या होता है पता है ना? जब नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, नर युग्मक होता है शुक्राणु, नर युग्मक होता है शुक्राणु और मादा युग्मक होता है अंडाणु। जब दोनों आपस में मिलते हैं इसे ही कहते हैं निषेचन। निषेचन के बाद बन जाता है युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज। यही युग्मनज आगे चल करके भ्रूण बनता है और भ्रूण से फिर बच्चा वकल होने लगता है। तो आगे देखिए, विरेचन में बने शुक्राणु संचित होते हैं। विरेचन में जो बना हुआ शुक्राणु होता है ना, वह संचित होता है अधिविरेचन के द्वारा। किसके द्वारा? अधिविरेचन के द्वारा। ये देखिए, ये विरेचन है और विरेचन में ही लगा हुआ रहता है अधिविरेचन। अधिविरेचन जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है। आगे देखिए, आगे है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प उसे कहते हैं जिसमें केवल एक लिंग हो, और जिसमें दोनों लिंग होते हैं उसे कहते हैं द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण कुछ देर पहले बताए थे, अरहुल का फूल, सरसों सबका फूल, यह हो जाता है द्विलिंगी। तो पपीता एक लिंगी है। पपीता क्या है? एक लिंगी, जबकि सरसों द्विलिंगी है, अरहुल भी द्विलिंगी है। फिर आगे है, शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण करता है विरेचन। कौन करता है? विरेचन, जिसको हम टेस्टिस कहते हैं इंग्लिश में। और पुरुष में विरेचन होते हैं कितने? 2। फिर आगे है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। प्रश्न है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है या पाया जाता है स्त्री में। किसमें पाया जाता है? स्त्री में। आप कहिएगा कैसे? तो देखिए, पुरुष में होता है XY और स्त्री में होता है XX। तो कहा गया है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा इसमें भी 2 है, बट X और Y है, एक तरह से नहीं मिला, एक जैसा नहीं मिलना चाहिए। खुद से सोचे, आप यदि चप्पल ही खरीदने के लिए जाते हैं तो क्या प्रयास करते हैं? दोनों चप्पल पैर में जो होगा, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड में, एक जैसा होना चाहिए कि अलग अलग? एक जैसा। तो उसी तरह से एक जैसा नहीं है तो फिर कह सकते हैं कि आप कहिएगा कि जोड़ा नहीं मिला। एक जैसा है तो कहिएगा जोड़ा मिला। तो स्त्री में पाया जाता है एक जैसा गुणसूत्र। फिर आगे है, मानव मादा में गर्भकाल का समय क्या होता है? मानव में जो मादा होते हैं उनके गर्भकाल का समय लगभग होता है 9 माह।
कितना महीना? 9 माह। आप अलग अलग प्राणियों में अलग अलग देखिएगा समय होता है। बकरी सब के बारे में चर्चा करें तो 3 महीने के आसपास में बच्चे को जन्म दे देती है, लेकिन मनुष्य मादाओं में चर्चा करें तो लगभग गर्भकाल का जो समय होता है वह 9 माह का होता है। फिर आगे है निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? युग्मनज में बन जाता है आपका भ्रूण। क्या बनता है? भ्रूण। और यही भ्रूण आगे चल करके बच्चा कहलाता है। फिर है वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम जनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जनन। जीव जिस विधि द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उस क्रिया को कहते हैं जनन। और आप लोग देखिएगा यदि कोई मनुष्य है तो मनुष्य जो संतान को जन्म देते हैं वह मनुष्य ही होता है। बकरी है तो ऐसा नहीं सोचेगा कि बकरी कभी गाय के बछड़े को जन्म दे सकती है। बकरी केवल जन्म देगी किसको? वह अपने जैसे शक्ल सूरत वाले बच्चे को, यानी कि 4 पैर 2 कान वाला। तो प्रश्न था वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। अब आगे देखिए, आगे है जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा जनन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। फिर आगे है इनमें कौन अलैंगिक जनन विधि है? अलैंगिक जनन विधि उसे कहते हैं जिसमें केवल एक व्यष्टि भाग लेते हैं। विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, यह सब के सब अलैंगिक जनन का उदाहरण है। जब खंडित हो करके अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं तो उसे विखंडन कहते हैं, जैसा अमीबा में होता है। मुकुलन विधि द्वारा जनन तो बताए थे, अभी हाइड्रा में होता है। बीजाणु जनन आप लोग आलू सब देखे होंगे, उसमें अंकुर हो करके एक तरह से जनन होता है, तो वह हो गया एक तरह से बीजाणु जनन। फिर आगे देखिए, आगे है पराग कोश में पाए जाते हैं। याद रखिएगा पराग कोश में होता है परागकण। पराग कोश में क्या होता है? परागकण होता है। आप लोग देखिए होंगे फूल, जैसे कि यहाँ पर इमेज में दिया हुआ है, फूल में वह जो बीच में दिख रहा है, बीच में इस तरह से वही होता है पराग कोश। और पराग कोश को ऐसे छुइएगा ना, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पीलापन सटा हुआ नजर आएगा, वही है परागकण। फिर स्त्री केसर के आधारीय भाग क्या होता है? देखिए स्त्री केसर का आधारीय भाग अंडाशय होता है। स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या होता है? अंडाशय। आप फूल देखे होंगे, फूल में या इस तरह से जो होता है, इस तरह से होता है, इसे ही कहते हैं अंडाशय। यहां पर होता है अंडाशय। क्या होता है यहाँ पर? अंडाशय। जबकि इसको कहते हैं वर्तिका और इसको वर्तिकाग्र। फिर यहाँ पर होता है अंडाशय। तो आधारीय भाग यानी कि निचला भाग है अंडाशय। फिर आगे है पुंकेसर के अग्र भाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर का जो अगला भाग होता है, पुरुष वाला भाग है पुंकेसर है। पुंकेसर का अगला भाग या अग्र भाग क्या कहलाता है? याद रखिएगा पराग कोश कहलाता है। क्या कहलाता है? पराग कोश, जहां पर कि पाया जाता है परागकण। क्या पाया जाता है उसमें? परागकण। और यह पराग कोश वह भाग है जो कि एक तरह से अग्र भाग है, ना कि अगला भाग है, ये ऊपर वाला भाग है। फिर है निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनती है? निषेचन की क्रिया पता नहीं क्या होता है, जब नर युग्मक मादा युग्मक से मिलते हैं तो मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। और यहाँ पर जैसे प्रश्न निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनती है? अंडाशय की दीवारें जो कि फूलों में होते हैं वह बन जाती है फल। क्या बन जाती है? फल। अब आगे देखिए बीजांड की दीवारें मोटी होकर के क्या बनती है? बीजावरण बनती है। बीजांड की दीवारें मोटी होकर के क्या बनती है? बीजावरण। आपको कहेगा कि बीजावरण क्या होता है? वो बीज का जो आवरण होता है, बाहरी भाग। आप लोग जैसे देखे होंगे कोई भी एक चना ही ले लीजिए, चना के अंदर में होता है दाल, लेकिन बाहर से इस तरह से होती है जिसको हम लोग कभी कभी फोकने का प्रयास करते हैं, वही हुआ बीजावरण। तो बीजांड की दीवारें मोटी होकर के एक तरह से बन जाता है बीजावरण। बीज के आवरण को कहते हैं बीजावरण। या फिर फल सब देखे होंगे, फल के जो बाहरी भाग होता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? संयोजन जो होता है ना उसे कहते हैं संयोजन होने की क्रिया। नर युग्मक और मादा युग्मक
आपस में मिलने क्रिया को निषेचन, और निषेचन को ही कहते हैं जायगोट। क्या कहते हैं? जायगोट कहते हैं। फिर आगे देखिए, आगे है निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? लैंगिक जनन पता नहीं क्या होता है? जब नर और मादा युग्मक का मिलन होता है, जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, उस जनन को कहते हैं लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन के कारण से एड्स रोग होता है। ओ, प्रश्न और कुछ था, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, नहीं होना चाहिए? तो एड्स लैंगिक जनन संचारित रोग है। गोनोरिया यह भी होता है लैंगिक जनन के ही कारण से। सिफिलिस भी होता है लैंगिक जनन के कारण से। और टाइफाइड जो है, टाइफाइड जिसको कि डायपर भी गांव घर में सुनते हैं कि लोग कहते हैं, टाइफाइड या लैंगिक जनन रोग नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बस इतना ही। अब मिलते हैं अगला वीडियो में। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करे वह आप तक जल्दी से पहुंच सके। हाँ, और यदि वीडियो बनाने में किसी प्रकार का चूक हो जाए तो उसके बारे में हमें बताइएगा कमेंट करके, ताकि उस गलती को हम सुधार कर सकें।